Okay dear students, so let's continue with the part 2 of this chapter. Last time हमने चैप्टर की शुरुआत की थी जिसमें हमने ये सीखा था कि राइटर जो है हमें ये समझा रहे हैं कि किस तरह से एक बैड मैनर और एक बैड मूड एक कंटेजियस हो सकता है और वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकता है। प्लस हमने ये भी सीखा था कि डिसकर्टसी कोई एक लीगल ऑफेंस नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को हर्ट या बीट या मार सकते हो। अब हम आगे देखेंगे आगे की लाइंस। वी इन्फेक्ट द वर्ल्ड विद इल ह्यूमर्स, दैट इज़ बैड मूड. Bad manners poison the stream of general life, that all the crimes in the calendar, राइटर यहाँ कहते हैं कि हम अपने वर्ल्ड को अपने बैड मूड और बैड मैनर से इन्फेक्ट करते हैं, मतलब पॉइजनस बना देते हैं। और बैड मैनर एक ऐसा पॉइजन है जो इंसान की जनरल लाइफ में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड से भी ज़्यादा क्या होता है, बनता है। एक कोर्ट में जो क्राइम्स होते हैं उनके कैलेंडर होते हैं। हर कोर्ट में जो क्राइम्स आज के दिन का जो क्राइम है, जो आज जज जो है जिन जिन क्राइम्स को या जिन जिन केसेस को लेंगे उसका एक कैलेंडर बनता है। तो अगर आप एक कोर्ट का, क्रिमिनल कोर्ट का एक कैलेंडर देखोगे तो उन सब क्राइम से सबसे ज़्यादा बढ़कर, उन सब क्राइम से सबसे ज़्यादा बड़ा क्राइम जो है वो बैड मैनर है, जो जनरल लाइफ को ज़्यादा अफेक्ट करता है। वहाँ एक एग्जाम्पल दिया है राइटर ने, अ वाइफ who gets a black eye from an otherwise good-natured husband. On the other hand, there are hundreds who live a life of martyrdom under the shadow of a Moor's temper. यहाँ राइटर ने दो एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से एक वाइफ जो एक अच्छे हस्बैंड बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभार वो हस्बैंड का टेम्पर लूज़ होने की वजह से या मूड ख़राब होने की वजह से किस तरह से एक वाइफ को एक थप्पड़ खाना पड़ गया, या ब्लैक आई मतलब एक थप्पड़ खाना पड़ गया जस्ट बिकॉज उस हस्बैंड का उस दिन मूड अच्छा नहीं था, ठीक है। और ऐसे कितने और लोग होंगे जो एक शहीदों की लाइफ, हु लिव अ लाइफ ऑफ अ मैट्रिडम का मतलब होता है एक शहीदों की लाइफ अंडर द शैडो ऑफ मोर्स टेम्पर, मतलब किसी और के बुरे व्यवहार की वजह से इनकी लाइफ जो है ये बेकार हो गई है। ये शहीदों जैसी लाइफ जी रहे हैं कि मतलब लाइफ है बट उसमें कोई इमोशन नहीं है। कितने सारे ऐसे ऑफिसेस होते हैं जिनके बॉसेस ऐसे होते हैं जो उनको इतने ज़्यादा अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, बिल्कुल इनकरेज और मोटिवेट नहीं करते, छोटी सी गलती पे बहुत कुछ बोल देते हैं और सुना देते हैं। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को छोटी छोटी मिस्टेक्स और छोटी छोटी उनकी गलतियों और कम मार्क्स आने की वजह से इतना कुछ सुनाते हैं कि वो बच्चे बेचारे डीमोटिवेटेड होते हैं, लाइफ में हमेशा डर डर के रहते हैं, ठीक है। कितने ऐसे लोग होंगे जो किसी के बुरे व्यवहार की वजह से या किसी के बुरे बर्ताव की वजह से अपनी लाइफ जो है उन्होंने खो दिया है। अपने नेगेटिव वाइब्स इतनी आ चुकी हैं कि उन्होंने अपनी पर्सनालिटी और अपने वजूद को क्या कर दिया है, खो दिया है। तो यहाँ राइटर ने दो एग्जाम्पल लिया है। एक ऐसे एग्जाम्पल लिया है कि कभी कभार किस तरह से एक बुरा व्यवहार से क्या हो सकता है और एक रोज़मर्रा के बुरे व्यवहार से क्या हो सकता है। उन्होंने दो एग्जाम्पल लिए, एक वाइफ और हस्बैंड का, जिसका हस्बैंड बहुत अच्छे नेचर का है लेकिन कभी ख़राब मूड की वजह से उसने अपने वाइफ पे हाथ उठा दिया। और एक वो लोग जो ऐसे ही लाइफ बिता रहे हैं अपने अनहैप्पी और हम बोल सकते हैं इल मैनर्ड इन्वायरमेंट में, जो कभी बॉस से गाली खा रहे हैं, कभी अपने पेरेंट्स से बातें सुन रहे हैं, कभी अपने दोस्त और रिश्तेदारों में जलील हो रहे हैं और अपनी लाइफ क्या कर रहे हैं, ऐसे बिता रहे हैं। और ऐसे आपको कई लोग मिलेंगे जो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को अनहैप्पी वे में, सैड वे में, डिजेक्टेड वे में क्या कर रहे हैं, बिता रहे हैं, जस्ट बिकॉज किसी और के व्यवहार में। क्योंकि सब में उतनी हिम्मत नहीं होती है बच्चों कि वो पलट के जवाब दे सके या पलट के कुछ उल्टा बोल सके कि तुम हमें इसे उल्टा क्यों बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सह कर लेते हैं, जो बर्दाश्त कर लेते हैं, और रीज़न अलग अलग हो सकता है। जैसे एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर की बातों को इसलिए बर्दाश्त करेगा क्योंकि वो उसके वहाँ काम कर रहा है, उसको जॉब की इनसिक्योरिटी होगी या कोई और रीज़न हो सकता है, तो वो बर्दाश्त कर लेगा। अब वो बर्दाश्त करने के बाद उस चीज़ को अपने दिमाग और दिल के अंदर घुट घुट के जो जीता है कि रोज़ सुबह उसे उठना है, उस बॉस का चेहरा देखना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, उसकी बातें सुनना है और फिर घर आना है। तो जस्ट इमेजिन करो बच्चों कि आपकी ज़िंदगी में
कितनी उदास हो जाती है और कितनी मोर्स हो जाती है, कितनी अनहैप्पी सी हो जाती है जिस इंसान की ज़िंदगी में रोज़ ही इस तरीके की सुनने का काम है। तो यानी बेइज्जती जो है वो इंसान को बहुत ही खोखला कर देती है, बहुत ही डल बना देती है, और बुरा व्यवहार इंसान को पूरी तरह से क्या कर देता है, खाली कर देता है। और ऐसे कितने हज़ारों और लाखों लोग होंगे बच्चों जो इस तरीके की ज़िंदगी क्या कर रहे हैं, गुजार रहे हैं। ठीक है, बट ऑल द सेम लॉ कैन नॉट बिकम द गार्डियन ऑफ आवर प्राइवेट मैनर्स। बट इस सब के बावजूद राइटर ये भी कहते हैं कि लॉ जो है हमारे प्राइवेट मैनर्स का गार्डियन मतलब प्रोटेक्टर नहीं बन सकता। किसी इंसान के प्राइवेट मैनर्स को वो क्या कर सकता है, गाइड या कंट्रोल नहीं कर सकता। लॉ हमें कंपेल नहीं कर सकता कि हमें कैसा बिहेव करना है। जैसे लॉ ने कंपेल नहीं किया है कि आपको कंपलसरी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी ही है, वुमेन की रिस्पेक्ट करनी ही है, कंपलसरी नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आपको ये करना है। लॉ हमारे प्राइवेट मैनर्स को गाइड नहीं कर सकता, राइट। हमारे प्राइवेट मैनर्स मतलब हमारे सोशल मैनर्स, हमारा प्राइवेट नेचर, हमारा बिहेवियर लोगों की तरफ, इसको लॉ गार्ड नहीं कर सकता, प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ये हमें सोचना है, ठीक है। नो डेक्लग मतलब क्या होता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी होती है, उनके अंदर 10 कमांडमेंट्स होते हैं जो अपने लाइफ में वो फॉलो करते हैं। जैसे कि एक ही गॉड को बिलीव करना, ठीक है, किसी और चीज़ों को नहीं मानना, मर्डर नहीं करना, किसी की जान नहीं लेना, ये सारी जो चीज़ें हैं जो कैथलिक्स या क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है बिलीव करती है, डेक्लॉग उसे कहते हैं। तो राइटर कहते हैं नो डेक्लॉग कुड कवर द वास्ट एरिया ऑफ ऑफेंस। मतलब डेक्लॉग में भी जो 10 कमांडमेंट्स है, कैथलिक के जो 10 कमांडमेंट्स है, उसमें भी ये नहीं लिखा है कि आपने सोशली कैसे, यानी सोशल बिहेवियर आपका ऐसा होना चाहिए। ये मॉरल है, ये एक इंसान का पर्सनल बिहेवियर है जो उसे क्या करना है, खुद सुधारना है। यानी डेक्लॉग भगवान की जो किताब है, कमांडमेंट्स है, गॉड के जो 10 कमांडमेंट्स हैं, यहाँ तक उसमें भी नहीं लिखा हुआ है कि सोशल मैनर्स के बारे में कि हमें यह कंपलसरी किया है या फिर फोर्स किया है कि हमने लोगों को प्लीज़ और थैंक यू बोलना है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। No court can administer the law which governs social activities, our speech, the tilt of our eyebrows and all our moods and manners। कोई कोर्ट, कोई लॉ इस चीज़ को एडमिनिस्टर नहीं कर सकता। किस चीज़ को? हमारी सोशल सिविलिटीज़ को, सोशल मैनर्स को, हमारी स्पीच मतलब बोलने के तरीके को, हमारे टिल्ट ऑफ आईब्रोज, आँखों को घूर से जिस तरह से हम देखते हैं तो हमारा आईब्रो ऊपर चला जाता है उसको, एंड ऑल आवर मूड्स एंड मैनर्स, ये सब चीज़ों को कोई कोर्ट, कोई कानून, कोई लॉ, कोई रिलीजन कंपेल या गाइड नहीं करता है। ऑल्दो वी आर बाउंड टू एंडोर्स द वर्डिक्ट मतलब फाइनल डिसीजन अगेंस्ट द लिफ्टमैन, मैनी विल हैव सिंपैथी फॉर हिम। मतलब ये लिफ्टमैन के ऊपर जो वर्डिक्ट, जो डिसीजन दिया गया कि उसको उसके किए के सज़ा मिली, उसने क्योंकि एक पर्सन को लिफ्ट में से हॉल्ड आउट कर दिया जस्ट बिकॉज उसने प्लीज़ नहीं बोला, तो उसको उसके किए की सज़ा मिली। अब इतनी छोटी सी बात के लिए बहुत लोग उसके लिए सिंपैथी मतलब सहानुभूति दिखाएंगे कि अरे बेचारा लिफ्टमैन सिर्फ प्लीज़ ही तो बोल रहा था, उसको इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों सज़ा दी गई, क्यों उसे कॉम्पेंसेशन भरने के लिए कहा गया, क्यों उस पर फ़ाइन वगैरह लेवी किया। बट जो लॉ है वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन हमारी जो सहानुभूति है, हमारी जो सिंपैथी है, वो उस लिफ्टमैन की तरफ ज़रूर है। ऑल्दो देर इज़ नो लॉ टू से प्लीज़, बट देर इज़ एन ओल्ड सोशल प्रैक्टिस इवन ओल्डर देन लॉज विच इज़ मोर सीक्रेट देन लॉ विच एंजॉइंस अस टू बी सिविल। भले प्लीज़ कहना कोई कंपलसरी लॉ का कंपल्शन नहीं है, बट एक प्रैक्टिस होती है बच्चों जो लॉ से भी ज़्यादा होता है। हम कहते हैं ना, लॉ जो है वो कहाँ से आया है, लॉ है कस्टम से आया है। कस्टम मतलब क्या होता है, रीत, प्रथा। तो भले लॉ में कंपलसरी ये नहीं कहा है कि आपको सोशली प्रॉपर होना चाहिए, बट जो प्रैक्टिस है मतलब जो इतने टाइम से हम फॉलो करते आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लॉ से भी कहीं ज़्यादा ओल्ड है। और पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट और इतना ज़्यादा इज्जत रखते थे। तो वो जो प्रैक्टिस है जो हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हमें उसे नहीं भूलना चाहिए। और वो लॉ से भी कहीं ज़्यादा क्या है, महत्व है, इम्पॉर्टेंट है। और वो हमें कुछ चीज़ें ऐसी सिखाता है जिससे कि हम एज अ सिटीज़न क्या बन सके, एक सिविलाइज्ड सिटीज़न बन सके, एक अच्छे नागरिक बन सके। और पहला रिक्वायरमेंट है एक अच्छे नागरिक बनने का, पहला रिक्वायरमेंट है एक्नॉलेज सर्विस। एक्नॉलेज सर्विस मतलब अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपको उसकी सर्विस को एक्नॉलेज करना है, मतलब उसकी कद्र करना है। अगर कोई आपके लिए कुछ मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है या आपके लिए कुछ बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहला आप उसकी सर्विस को एक्नॉलेज करो, मतलब इज़्ज़त करना, कद्र करना सीखो। अभी मम्मी जो है घर में इतना सारा काम करती है, ठीक है,
खाना बनाती है, आपके कपड़े धोती है, सब क्लीन करती है, सारी चीज़ें दिन का काम करती है। अब इतना खाना बनाने के बाद, इतना दिल से सब करने के बाद, अगर आपने एक छोटी सी चीज़ का ओपिनियन भी अगर उनको दे दिया कि अरे मम्मा आज नमक कम है खाने में, अरे मम्मा आज तीखा बहुत हो गया, तो देखो मम्मी का भी ना दिल जो है वो दुख हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और फिर मुझे कोई मेरी सर्विस को कोई एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा है, उल्टा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आज ये कम हो गया। लेकिन अगर आप वही उनकी सर्विस को एक्नॉलेज करोगे कि मम्मा आप कितना काम करते हो, चलो आज मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ या मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देती हूँ, तो मम्मा को भी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि उनकी सर्विस को क्या कर रहे हैं आप, एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कर्टसी और अच्छा व्यवहार आप थैंक यू और सॉरी से ही कहो। अगर आपने कुछ हेल्प कर दिया किसी की, तो वो भी क्या है कि आप उनकी चीज़ों को कद्र कर रहे हो, आप उनकी सर्विस को क्या कर रहे हो, कद्र कर रहे हो। तो सबसे पहला चीज़ है एक्नॉलेज द सर्विस। किसी ने अगर आपकी हेल्प की तो आप थैंक यू बोल रहे हो। मम्मी को काम में हेल्प कर दिया, स्कूल जो बस से ट्रैवल करते हो या कॉलेज आप कोई बस या रिक्शा या फिर टैक्सी से ट्रैवल कर रहे हो, तो वो अंकल को या जो भी ड्राइवर है उनको आपने थैंक यू बोल दिया, गुड मॉर्निंग विश कर दिया। इस तरीके से अपने फ्रेंड्स हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपने उनको कोई चीज़ की हेल्प कर दिया। तो इसको कहते हैं एक्नॉलेज अ सर्विस, कि कोई अगर हमारे साथ कुछ अच्छा कर रहा है तो हम उसकी कदर करना सीखें। प्लीज़ एंड थैंक यू आर स्मॉल चेंज विच कैन कीप द मशीन ऑफ लाइफ ऑयल्ड एंड रनिंग स्मूथली। प्लीज़ और थैंक यू, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं बट बदलाव बहुत बड़े लाते हैं। ये वो चीज़ है जो हमारी लाइफ की जो मशीन है ना, उसमें ऑयल, एक मशीन में कैसे ऑयल की ज़रूरत होती है ताकि वो स्मूथली चल सके। अगर ऑयल नहीं डालोगे तो क्या होता है, मशीन जंग लग जाता है, जंग खा लेती है। तो ये प्लीज़ और थैंक यू ऑयल है हमारी लाइफ की मशीन के लिए, जो हमारी लाइफ को स्मूथली क्या करती है, रन करती है। इट मेक्स आवर इंटरकोर्स इन फ्रेंडली कोऑपरेटिव मैनर एंड ईजी गिव एंड टेक। हमारा इंटरकोर्स मतलब हमारा कम्युनिकेशन प्लीज़ और थैंक यू और ये सारे कर्टियस वर्ड्स से क्या हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है, ईजी गिव एंड टेक हो जाता है। मतलब जब आप किसी से पोलाइटली बात करोगे तो क्या होता है, आपका काम करना और करवाना दोनों ही क्या आसान हो जाता है। कोई भी आपका काम आसानी से कर लेगा। क्यों? क्योंकि आप इतने पोलाइटली उनसे बात कर रहे हो। प्लीज़ से बोलते हैं ना कि हर काम आसान हो जाता है। अगर आप किसी से प्लीज़ करके कुछ मांग रहे हो तो कोई भी आपका काम आसानी से कर लेगा। तो यानी हमारा गिव एंड टेक बहुत ही अच्छा हो जाता है। A very vulgar mind wishes to command when one can get the service by politely asking rather than resentment. बोलते हैं ना, एक गंदा दिमाग, एक डर्टी दिमाग, एक नीच दिमाग ही होगा जो अपना काम है ना कमांड करके, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती करके, डिमांड करके करवाए। भाई जो काम तुम सर्विस या जो काम तुम पोलाइटली करवा सकते हो, वो काम को अगर तुम्हें कमांड करने की ज़रूरत पड़े तो मतलब तुम कितने डर्टी माइंड और वल्गर माइंड के हो। और यहाँ राइटर जो है वो इस चीज़ पे एम्फसाइज़ करते हैं कि जो इम्पोलाइट माइंड के लोग होते हैं या जो इम्पोलाइट नेचर के लोग होते हैं, उनका माइंड भी डर्टी होता है, उनका माइंड भी वल्गर होता है, वो एंगर से भरे होते हैं। कि एक इंसान अपना काम आसानी से प्यार मोहब्बत से भी करवा सकता है, लेकिन अगर उसको एंगर और फोर्स यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब वो कितना ही वीक इंसान है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। और यहाँ ये कोट मैंने आपके लिए रखा है कि गुड मैनर्स आर योर ब्यूटी। हमारी असली खूबसूरती हमारा पहनना कपड़ा या फिर हमारी चेहरे का स्किन टोन या हमारा एक्सपेंसिव वॉचेस या बैग्स नहीं है। हमारी गुड मैनर्स हमारी रियल ब्यूटी है। लोग हमारे पहने हुए कपड़े को भूल जाएंगे, ठीक है, जो हमने इतनी महंगी वॉच पहनी है वो भूल जाएंगे, जो हम जैसे दिख रहे हैं वो वैसे भूल जाएंगे, बट हमारा गुड मैनर्स उन्हें हमेशा याद रहेगा। तो इसलिए गुड मैनर्स ही हमारी रियल पहचान और खूबसूरती है। अब यहाँ पर है ना, राइटर ने एक बस कंडक्टर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिससे वो बता रहे हैं कि एक पोलाइट बस कंडक्टर का एग्जाम्पल दिया है जो राइटर शेयर करना चाह रहे हैं। राइटर शेयर्स एग्जाम्पल ऑफ हिज फ्रेंड। वो उनका फ्रेंड है, ये जो बस कंडक्टर है ना, ये उनका फ्रेंड था नहीं बट बन गया है, और वो बहुत ही पोलाइट बस कंडक्टर है। राइटर क्या एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं उस बस कंडक्टर के लिए, पोलाइट। और फिर वो आगे बोलते हैं, मैं उसको पोलाइट बोल के कोई डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ कि मेरा जो फ्रेंड है वो ही पोलाइट है, बाकी सारे बस कंडक्टर रूड होते हैं, नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ही एम्फसाइजेज ऑन द फैक्ट दैट द टाइटल इज़ नो डिस्क्रिमिनेटरी और सजेस्ट टू रिब्यूक बस कंडक्टर इन जनरल। मतलब मैं अगर अपने फ्रेंड बस कंडक्टर को पोलाइट कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी के बस कंडक्टर को डिस्क्रिमिनेट करके उन्हें क्रिटिसाइज़, उन्हें बेइज्जत या उन्हें ह्यूमिलिएट कर रहा हूँ। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी द राइटर सेज दैट देर आर फ्यू क्लासेज ऑफ पीपल हु कम थ्रू द ordeal, okay, as their job is tough,
इन्वॉल्विंग लॉन्ग स्टैंडिंग डीलिंग चैलेंजिंग पीपल एक्सेट्रा हु पुट इन देयर बेस्ट टू गिव देयर बेस्ट। यानी राइटर यहाँ कहते हैं कि इसके विपरीत ऐसे कितने सारे ऐसे क्लासेस ऑफ वर्कर्स हैं जो उनका काम जो है वो बहुत ही मुश्किल और मशक्क़त भरा होता है, जहाँ उन्हें खड़ा होना पड़ता है। उनका काम बहुत टफ होता है, खड़े खड़े काम करना होता है, चिल्ला चिल्ला के काम करना होता है, गर्मी और पसीने में काम करना होता है, बहुत सारे लोगों से डील करना होता है। तो उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि इतने सारे लोगों से डील कर रहा है। जैसे अभी बस कंडक्टर है, बस कंडक्टर दिन में 50-100 आदमियों से डील करता है, सब अलग अलग व्यवहार और अलग अलग बिहेवियर के। कोई उससे अच्छे से बात करता है, कोई उससे रूडली बात करता है, कोई उससे धक्का दे के चला जाता है। तो ये ऐसे जो कैटेगरी ऑफ वर्कर्स होते हैं ना, इनका मिजाज भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। जैसे अभी स्कूल के जो टीचर्स होते हैं ना, स्पेशली प्राइमरी सेक्शन के, वो भी थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो छोटे छोटे बच्चों को जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उनको आप आसानी से चुप भी नहीं करा सकते, उनको आप आसानी से बैठा भी नहीं सकते, बहुत मेहनत लगती है और चिल्लाना पड़ता है। तो शाम तक का वो टीचर का भी मिजाज थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। बैंक में जो कर्मचारी काम करते हैं, इतने सारे लोग उनके पास आते हैं, सब क्वेरीज़ लेके और अपना प्रॉब्लम्स लेके। तो दिन भर इतने सारे लोगों की बकबक और इतने सारे लोगों की चिक चिक सुन के उनका भी शाम तक का मिजाज थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, राइटर बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी ऑफ वर्कर्स हैं जो ऐसे काम में इन्वॉल्व है जहाँ पर लॉन्ग स्टैंडिंग है, चैलेंजिंग लोगों से मिलना है, टफ़ जॉब है। तो उनका थोड़ा सा उनके प्रभाव, उनके कैरेक्टर और उनके बिहेवियर में भी वो चिड़चिड़ापन नज़र आता है। तो उसमें से एक बस कंडक्टर भी है। बस कंडक्टर का जॉब भी ऐसे ही होता है ना, खड़े रहो, टिकट दो, लोगों के पास छुट्टे हैं नहीं है, उस छुट्टे को निकालो, दो, गर्मी पसीने में काम करो, फिर लोगों का धक्का लग रहा है, खड़े खड़े काम करना है, तो कितना मशक्क़त वाला काम है। तो ऐसे में एक बस कंडक्टर जो है उसका चिड़चिड़ा होना लाजिम है, ऑब्वियस है, वेरी वेरी ऑब्वियस है। सो यहाँ पर लेकिन ये जो बस कंडक्टर है जिसकी बात राइटर कर रहे हैं, वो बहुत ही पोलाइट नेचर का है। उसका बिहेवियर देखो कैसा है। यू विल ऑल्सो मीट फ्यू कंडक्टर्स विद अनप्लेजेंट बिहेवियर। कुछ कंडक्टर्स बहुत ही अनप्लेजेंट बिहेवियर, मतलब थोड़े रूड बिहेवियर के होते हैं, अच्छे से बात नहीं करेंगे। अगर आपने उनसे कुछ छुट्टा मांग लिया या अगर आपके पास कहीं छुट्टा नहीं है तो चिढ़ जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं। हु कंसिडर पैसेंजर एज देयर एनिमीज़। ये वो कैटेगरी के लोग होते हैं जो अपने पैसेंजर को अपने दुश्मन जैसा ट्रीट करते हैं। और डाउट दैट द पैसेंजर हैज़ एंटर्ड टू चीट हिम एंड द ओनली वे टू डील विद इज़ लाउड वॉइस एंड एग्रेसिव मैनर, बट दिस टाइप इज़ रेयर। राइटर कहते हैं कि कुछ ऐसे कंडक्टर्स भी हैं जो अपने अनप्लेजेंट बिहेवियर से लोगों को ट्रीट करते हैं और अपने पैसेंजर्स को अपना दुश्मन मानते हैं, और उनके दिमाग में यही चलता है कि जो पैसेंजर बस में चढ़ा है वो तो उन्हें चीट करने के लिए ही चढ़ा है, मतलब उन्हें धोखा देने के लिए, या टिकट से बचेगा, या अगर आगे जाके खड़ा होगा तो शायद टिकट नहीं निकालेगा या उसे बेवकूफ़ बनाएगा। तो उनसे डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, चिल्ला के बात करो, उनसे गुस्से से बात करो, तो ही वो लोग सुधरेंगे पैसेंजर्स, वरना वो लोग सुधरेंगे नहीं, हमें बेवकूफ़ बनाएंगे। बट राइटर ये भी कहते हैं कि ऐसे कैटेगरी के लोग कम हैं, लेकिन है। अब आगे बात करते हैं। राइटर एग्जांपल देते हैं। लंदन में एक अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी है। लंदन में एक अंडरग्राउंड रेलवे, मतलब मेट्रो जो है ना, अंडरग्राउंड रेलवे चलती है, वहाँ कंपनी है जो विच ऑल्सो रन बसेस। अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी बसेस भी चलाती है। दे हैव ट्रेन देयर एम्प्लॉयज़। ये बसेस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी है। किस चीज़ की ट्रेनिंग दी है? बस चलाने की ट्रेनिंग। हाँ, बस चलाने की ट्रेनिंग के साथ साथ कैसे लोगों से सिविलिटी के साथ बिहेव करना है वो उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। कि जैसे गुड मैनर्स की भी ट्रेनिंग, कि अगर कोई आपके बस में चढ़ता है तो सबसे पहले आप उनको ग्रीट करो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हो। और अगर रोज़ के कस्टमर है तो आप उनको स्माइल दे सकते हो। यानी जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं बच्चों, उनको ट्रेनिंग सिर्फ बस चलाने की या टिकट निकालने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, उनको एम्प्लॉयज़ के साथ कैसे सिविलिटी के साथ, कैसे गुड मैनर्स के साथ बिहेव करना है, कि सामने वाला इंसान कितना भी रूड बिहेव करे, हमें अपने चेहरे पे एक स्माइल लेके चलना है, हमें अपने चेहरे पे एक खुशी लेके चलना है और उनके साथ डील करना है। तो इससे क्या होगा, उनका सफ़र, जो पैसेंजर्स है उनका सफ़र भी बहुत आसान और खूबसूरत हो जाएगा, और सोशल मैनर की जो प्रैक्टिस है ये भी क्या होगी, फैलेगी। आप देखते होंगे ना, एयरपोर्ट पे अगर आप जाओगे, एयरप्लेन्स में आप बैठते हो, एयर होस्टेस कितने काम और कितने पेशेंटली आपसे डील करते हैं। आप उनको 10 बारी बुला के पानी मंगवा लो, चाय मंगवा लो, येस सर, येस मैडम, येस सर, येस मैडम करते वो आएंगे। तो ये तो क्योंकि प्लेन में, क्योंकि आप टिकट इतना महंगा दे रहे हो, लेकिन बस में तो क्या है, 5 रुपये की टिकट देनी पड़ती है। लेकिन जो फॉरेन कंट्री है
वहाँ पर बच्चों जो बसेस कंपनीज़ है वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को वो चीज़ की भी ट्रेनिंग देते हैं कि अगर कोई पैसेंजर अगर आपके बस में चढ़ता है तो आप उनको उनके साथ भी सिविलिटी के साथ ही क्या करना है, बिहेव। तो यहाँ पर उन्होंने ये लंदन का एग्जाम्पल देके बताया जा रहा है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पर किस तरह से लोगों की ट्रेनिंग की जाती है, ताकि जो इवन एक नॉर्मल बस कंडक्टर्स और बस ड्राइवर्स है उन्होंने भी अपने पैसेंजर्स के साथ पोलाइटली बिहेव करना है, ताकि पैसेंजर्स का मूड जो है वो बेहतरीन हो जाए और सोशल प्रैक्टिस की भी आदत हो जाए। तो आगे देखते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, राइटर अपना एक इंसिडेंट शेयर करते हैं। वन डे द राइटर जम्प्ड इनटू द बस and later found out that he forgot his wallet and had no money in his pocket। अब यहाँ पर ये चीज़ ऐसी है जो हम सबके साथ कभी ना कभी हुई होगी कि हम कोई दुकान पे गए, सामान खरीद लिया और हम वॉलेट लेकर जाना भूल गए। तब राइटर के साथ ऐसा हुआ कि वो बस में चढ़े और फिर रियलाइज़ हुआ कि ओह शिट, मैंने तो अपना वॉलेट लाया ही नहीं हूँ और मेरे पास अब टिकट के लिए पैसे भी नहीं हैं। He got annoyed because he was so sure that he will look like a fool at the best and knave at the worst। उनको एहसास हो गया कि ये तो बहुत ही बेइज्जती वाली सिचुएशन आ गई है, पक्का मैं एकदम बेवकूफ़ लगूंगा और कोई मेरा भरोसा भी नहीं करेगा कि मैं वॉलेट नहीं लाया हूँ। सबको ऐसा लगेगा, कंडक्टर को ऐसा लगेगा कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ उसे, क्योंकि ऐसे चीटर बहुत उसके बस में चढ़ते होंगे कि जो ये बोलते होंगे कि अरे हम पैसे भूल गए या हम पैसे नहीं लाए या हम वॉलेट भूल गए, पक्का अब तो मेरी बेइज्जती होने वाली है। He was sure that the conductor would not believe him and sack him down the bus। उसे पूरा यकीन था कि बस कंडक्टर उसका भरोसा नहीं करेगा और उसे बस से निकाल देगा, उतार देगा। He again searched his pockets and got some coupons but was not sufficient to buy ticket। ठीक है, उसने अपनी पॉकेट को अच्छे से छाना, कुछ चिल्लर विल्लर निकले बट वो इतने नहीं थे जितने में एक टिकट खरीदी जा सके। अब बस कंडक्टर जब आया उसके सामने तो इस राइटर ने उसे कहा, ही टोल्ड द कंडक्टर विद एन ऑनेस्ट फेस दैट ही डजेंट हैव मनी टू पे एंड ही विल गो बैक। उसने सीधा सामने बोल दिया, आई एम सॉरी, मैं वॉलेट भूल गया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं खुद ही उतर जाता हूँ। लेकिन कंडक्टर का जो रिप्लाई था वो बहुत ही अलग था। कंडक्टर रिप्लाइड कामली, आराम से, that he doesn't have to get down and asked him where he wanted to go and gave him the ticket with the air of a man। कंडक्टर ने रादर उसको पूछा कि अरे ज़रूरत नहीं है नीचे उतरने की, बताओ आपको कहाँ जाना है। तो उसने बताया कि मुझे यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, ये लो टिकट फाड़ के उसको दे दिया बच्चों। ठीक है, अब राइटर जो है बड़ा सरप्राइज हो गया कि अरे ये क्या हो गया, मेरे पास तो पैसे नहीं थे और ये कंडक्टर ने इसको टिकट निकाल के दे दिया। वो तो सोच रहा था कि अब ये कंडक्टर तो जनरली कंडक्टर्स ऐसे ही होते हैं ना कि चलो अभी उतर जाओ नेक्स्ट स्टॉप पे। इस बेचारे ने तो उतारा भी नहीं, इनफैक्ट उसको टिकट निकाल के दे दिया। द राइटर सरप्राइजिंगली आस्क्ड द कंडक्टर दैट हाउ ही वुड रिटर्न द फेयर। राइटर ने सरप्राइजिंगली पूछा, लेकिन मैं आपको पैसे वापस कैसे दूंगा। तो कंडक्टर ने बहुत चीयरफुल मैनर में, बहुत खुश से उसको बोला कि वेन एवर ही सीज़ हिम ही कैन रिटर्न, कि जब नेक्स्ट टाइम कभी आप मुझे देखोगे तब आप मुझे वापस कर देना, ऐसा कोई घाई नहीं है, तब आप कर देना। द राइटर वॉज टेकन अबैक बाय द जेस्चर ऑफ द कंडक्टर एंड वॉज फिंगरिंग इन हिज पॉकेट टू सी इफ़ देयर इज़ मोर शिलिंग। राइटर को सबसे पहली बात तो बड़ा शॉक्ड हो गया कि इतना बिहेवियर, इतना अच्छा जेस्चर, इतना पोलाइट जेस्चर। देखो बात है ना टिकट की नहीं थी या पैसे की नहीं थी। टिकट तो कितनी आती है, बस की टिकट कितनी आती है, 5-6 रुपये की आती है। बट मोर इम्पॉर्टेंटली उसका जो बिहेवियर था कि अरे उतरने की क्या ज़रूरत है, रुको रुको ये टिकट ले लो और जब भी आप मुझे नेक्स्ट टाइम मिलोगे तब मुझे आप पैसे दे देना। वो 5-6 रुपये में कहना से राइटर का दिल जीत लिया उसने, राइटर का मूड एकदम बोलते हैं ना चीयरफुल बना दिया। अब राइटर ने क्या किया, अपने पॉकेट को और थोड़ा फिंगर करके सर्च करने की कोशिश की कि कुछ और छुट्टे पैसे अगर मिले तो निकाल के दे दूँ। और लकीली राइटर को कुछ और 1-2 सिक्के मिल गए जिससे टिकट का भाड़ा हो गया और उसने उसी वक्त कंडक्टर को दे दिया पैसा और अकाउंट सॉल्व हो गया, मतलब अकाउंट स्क्वेयर्ड ऑफ हो गया कि जितना दिया था उतने का टिकट का पैसा दे दिया। बट द ग्लो ऑफ गुड जेस्चर स्टेड ऑन द राइटर्स फेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। बात टिकट और बात वो 5 रुपये देने की या लेने की नहीं थी, लेकिन जो जेस्चर था वो पोलाइट से बस कंडक्टर का, वो उसका ग्लो, उसकी जो खुशी थी कि एक बस कंडक्टर ने मुझे ना निकालने के बदले वहाँ रखा, मुझे टिकट दिया और कहा कि जब भी चाहिए आप तब मुझे वापस कर देना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जो खुशी थी कि एक इंसान ने एक इंसान के साथ इतना सॉफ्ट, इतना पोलाइटली बिहेव किया, वो खुशी उसके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक टिकी रही। आफ्टर अ फ्यू डेज़ व्हेन द राइटर सैट ऑन द टॉप ऑफ द बस, अब राइटर का रास्ता उसी रूट पे से
होने लग गया। राइटर अक्सर वही बस पकड़ते थे। एक दिन क्या हुआ, डबल डेकर बस में राइटर जो है ऊपर के सीट पे जाके, यानी टॉप ऑफ द बस, मतलब ऊपर का जो डबल डेकर बस का जो ऊपर साइड होता है वहाँ जाके बैठ गए, रीडिंग कुछ पढ़ रहे थे। समवन ट्रैम्पल्ड ऑन हिज मोस्ट सेंसिटिव टो। कई बार होता है ना कि कोई कोई हमारे पैरों पे पैर रख देता है तो बहुत दर्द होने लग जाता है। तो समवन मतलब वो राइटर अपना बिजी थे रीड करते करते, तो किसी ने उनके पैर पे पैर रख दिया। द राइटर लुक्ड अप इन एंगर एंड एगनी एंड सॉ दैट ही वॉज द पोलाइट बस कंडक्टर। राइटर बहुत गुस्से से और दर्द में गुस्से से देखा कि कौन है ये जिसने मेरे पैर पे पैर रख दिया, उसको दिखाई नहीं दे रहा है क्या। लेकिन क्या देखा कि वो कौन था, वो इंसान, वो पोलाइट बस कंडक्टर था। वो पोलाइट सा बस कंडक्टर का ही पैर राइटर के पैर पे पड़ गया। अब उस बस कंडक्टर ने देखो क्या जवाब दिया, सॉरी सर, आई नो दीज आर हेवी बूट्स एंड आई गॉट देम बिकॉज माई ओन फीट गॉट ट्रॉड and so much, and now I'm treading on other people. I hope I didn't hurt you sir. बस कंडक्टर ने क्या जवाब दिया, आई एम सो सॉरी सर, मेरा पैर आपको लग गया। देखो ना, मैं जानता हूँ ये कितने हैवी बूट्स हैं और मैंने ये खुद इसलिए ख़रीदे हैं कि लोग जो है मेरे पैरों पे पैर रख के जाते थे तो मेरा पैर जो है वो ख़राब हो रहा था और दुखने लग गया था, तो मैंने हैवी बूट्स ले लिया कि अगर कोई मेरे पैर पे पैर रखेगा तो ये हैवी बूट्स से मुझे दर्द ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन देखो अब मैं ही हूँ जो ये हैवी बूट्स से लोगों के पैरों पे पैर रखते रखते जा रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़्यादा दर्द तो नहीं हुआ होगा सर, आई एम सो सॉरी। अब यहाँ इतने सॉफ्टली वो पोलाइट बस कंडक्टर ने जवाब दिया कि जो राइटर थे उनको दर्द हो भी रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं यार, होता है, चलो। ऑल्दो इट वॉज हर्टिंग द राइटर बट ही अश्योर्ड हिम दैट इट डिडंट हर्ट मच। कई बार ऐसा होता है ना, अगर किसी ने हम चल रहे हैं और किसी ने हमें धक्का मार दिया और धक्का मारने के बाद तुरंत सॉरी कह दे, ओ सॉरी मैंने देखा नहीं, तो हम लेट गो कर देते कि कोई बात नहीं यार, चलना, भीड़ है, क्राउड है, रास्ता है, धक्का लगेगा। लेकिन अगर धक्का लगने के बाद किसी ने हमसे उलट के ये जवाब दिया, ए तेरे को दिखता नहीं है क्या, तो क्या होता है मालूम है, फिर हम भी एग्रेसिव हो जाते हैं। हमें भले चोट नहीं लगी होगी लेकिन हम भड़क जाते कि तेरे को दिखाई नहीं देता क्या, तू देख के नहीं चल सकता, और ये चीज़ बढ़ जाती है ना। लेकिन अगर कोई प्यार से हमें कह दे, ओ आई एम सो सॉरी, सॉरी मेरे वजह से आपको धक्का लग गया, आपको लगी तो नहीं, तो हमें लगी भी होती है लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलता है, इट्स ओके, रास्ता है, थोड़ा बहुत तो चलेगा। तो ये पोलाइट बस कंडक्टर ने भी वही किया और राइटर को दर्द होने के बावजूद उसने एश्योर किया कि नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा, इट्स ओके। Every day, the writer boarded his bus and observed the bus conductor and found curious pleasure in his constant good nature. Every day, writer जो था वो उसी बस में चढ़ता जिस बस में जो पोलाइट बस कंडक्टर है वो रहता, और उसको बहुत ऑब्जर्व करता, ठीक है, क्यूरियसली, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ उसके बिहेवियर, उसके नेचर को ऑब्जर्व करता, और अलग ही खुशी मिलती कि ये बस कंडक्टर यार कैसा है इंसान, इतना खुश रहता है, इतना लोगों के साथ इतना अच्छे से बात करता है, सब पैसेंजर्स को इतने अच्छे से ग्रीट करता है। उसको ऑब्जर्व करते करते ही राइटर को क्या होती, एक अलग ही खुशी होती है, उसको देख के बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती। अब यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि बस कंडक्टर का मिजाज कैसा था। ही हैड इनएग्जॉस्टेबल फंड ऑफ पेशेंस। जो बस कंडक्टर था उसमें अनलिमिटेड पेशेंस, मतलब धीरज बहुत था, भड़कता नहीं था, टेम्पर उसका हाई नहीं हो जाता था, बहुत पेशेंटली वो अपना काम करता। ही मेड हिज पैसेंजर्स कंफर्टेबल, वो अपने पैसेंजर्स को बहुत ही कंफर्टेबल बना देता। When it was raining, he would tip people that there is room inside. जब बारिश बहुत होती ना तो वो लोगों से को टिप देता कि अरे ऊपर जाओ, वहाँ पर जगह खाली है, जाओ ऊपर जाके बैठो, वरना तो कोई नहीं ऐसा करता है, बट ये लोगों को बताता, अरे जाओ ना ऊपर जाके बैठो, वहाँ पर जगह खाली है। When he saw blind man, he would set them down on the pavement and took him across the road or at a safer way. जब एक ब्लाइंड इंसान को देखता कि हमारे बस में अगर कोई ब्लाइंड इंसान चढ़ा है तो वो उसको, जब उसका स्टॉप आ जाता तो उसको बराबर से नीचे उतार के उसको पेवमेंट मतलब रोड के साइड में लेकर जाके छोड़ता, या अगर कुछ रोड क्रॉस करवाना है तो रोड क्रॉस करवा के वापस से बस में चढ़ता, यानी ये उसका बिहेवियर था। ही इरेडेड मतलब ब्राइटन एन एटमॉस्फियर ऑफ अ गुड टेम्पर एंड काइंडलीनेस। वो अपने इर्द गिर्द उसका रेडिएशन फैलाता किस चीज़ का, गुड टेम्पर का और काइंडलीनेस का, सॉफ्ट स्पोकन एटीट्यूड का। विद हिज पोलाइट नेचर ही गॉट हिज वर्क डन एट ईज़। अपने अच्छे मिजाज और अपनी अच्छी बातों से वो अपना काम भी क्या कर लेता, आसानी से करवा लेता। अ जर्नी विद हिम वॉज मोर ऑफ अ लेसन इन नेचुरल कर्टसी एंड गुड मैनर। उसके साथ जो सफ़र होता
वो सिर्फ एक सफ़र नहीं होता, वो एक सबक होता कि कैसे एक इंसान को कर्टियस रहना है, कैसे गुड मैनर से कोई किसी का दिल जीत सकता है। ही हैज़ अ peculiarly warm place in his heart for young people and always joke around with them। जब कोई यंग क्राउड, कोई कॉलेज स्टूडेंट्स, कोई स्कूल जाने वाले बच्चे लोग अगर चढ़ते तो उनके साथ हंसी मजाक करता, उनके साथ जोक अराउंड करता। अगर कोई छोटे बच्चे लोग चढ़ रहे हैं, एंड विद चिल्ड्रन एज सॉलिसिटियस लाइक फादर, जैसे पापा कैसे केयरिंग होते हैं उसी तरह से अपने बच्चों के साथ, यानी स्कूल के बच्चों के साथ केयरिंग होता कि बच्चों हाथ मत निकालो बाहर, मुंडी मत निकालो बाहर, फिंगर मत करो, विंडो के वहाँ अपना हाथ मत रखो। कैसे एक फादर केयरिंग होते हैं वैसे वो बच्चों के साथ भी केयरिंग होता। और अगर कोई ओल्ड पीपल बस में चढ़ते तो वो उनके साथ बहुत ही कंसिडरेट होता। ठीक है, जैसे एक बेटा अपने बाप की तरफ कैसे होता है, अपने पेरेंट्स की तरफ हम कैसे कंसिडरेट होते हैं कि आप यहाँ बैठ जाइए, आपको एक कंफर्टेबल सीट दे दिया, तो वैसा रहता है। यानी हर एक के साथ उन जैसा ही बन के वो रहता। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो जर्नी के टाइम पे पता चलती थी। आगे देखते हैं। इफ़ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस सो आर गुड मैनर्स, यानी अगर एक बैड मैनर्स इन्फेक्शियस है, हानिकारक है, तो गुड मैनर्स भी वैसे ही है जो फैलती है। इन्फेक्शियस मतलब वो चीज़ जो तेज़ी से फैलती है। कोई बीमारी इन्फेक्शियस होती है ना तो वो फैलती है, तो बैड मैनर्स जैसा फैलता है वैसे गुड मैनर्स भी बहुत जल्दी फैलता है। इफ़ वी एनकाउंटर इनसिविलिटी मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल। इट इज़ यूजुअली एन अनकाउथ पर्सन हु डिसअग्रीज विद द सनी पीपल। कहते हैं ना कि अगर हम बुराई से मिलते हैं या बुरे टेम्पर लोगों से मिलते हैं तो हम में भी वो हरकत और वो आदत आ जाती है। और राइटर आगे कहते हैं इट इज़ यूजुअली एन अनकाउथ मतलब इम्पोलाइट पर्सन हु डिसअग्रीज विद अ हैप्पी पर्सन। एक इम्पोलाइट पर्सन ही होगा जो एक अच्छे इंसान या एक हैप्पी पीपल के साथ क्या करे, डिसअग्री करे। इट इज़ विद मैनर एज विद द वेदर। यहाँ पर पोएट राइटर कहते हैं कि जैसा वेदर होता है वैसा मैनर होता है। वेदर कैसे जल्दी बदल जाता है, मैनर भी वैसे ही है। हमारा मिजाज भी वैसे ही है जो जल्दी बदल जाता है। वो हमारे मैनर को वेदर के साथ कंपेयर करते हैं कि जैसे वेदर मौसम बदलता है वैसे ही मिजाज, इंसान का मिजाज कभी भी बदल सकता है। कभी भी वो एग्रेसिव हो सकता है, कभी भी वो पैनिकिंग हो सकता है, कभी भी वो टेरिफाइंग हो सकता है। और वो आगे कहते हैं कीट यानी एक पोएट थे, उनका नाम था कीट्स, सेड नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट एज अ फाइन डे। कि मतलब मेरे दिल को या मेरे दिन को कोई चीज़ इतनी बेहतर तरीके से खुश नहीं करती जितना एक अच्छा दिन मेरे स्पिरिट को या मेरे सोल को खुश करता है। मतलब मेरे सोल, मेरी स्पिरिट को कोई भी चीज़ इतने अच्छे से खुश नहीं करती जितना कि एक अच्छा दिन करता है। मतलब इफ़ अ पर्सन's डे is good, okay, if a person meets a people who are good people, who are very polite people, तो it makes you feel the entire day goes so good। अपने को अच्छा लगता है ना कि अरे आज का दिन कितना अच्छा गया, कितने अच्छे अच्छे लोगों से हम मिले। वही अगर सुबह सुबह किसी के साथ झगड़ा हो गया तो पूरा दिन खराब हो जाता है। तो कीट्स जो पोएट है वो ये कहते हैं नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट, मेरी आत्मा, मेरी सोल को कोई चीज़ इतना खुश नहीं करती जितना कि एक अच्छा दिन खुश करता है। A cheerful person descends on even the gloomiest person with benediction of a fine day। एक खुश मिजाज पर्सन जो है, एक अच्छा इंसान जो है, वो एक सैडेस्ट पर्सन, एक ग्लूमिएस्ट पर्सन को भी क्या करता है, अपना चीयरफुलनेस बेनिडिक्ट करता है, मतलब ब्लेसिंग्स देता है या अपनी वाइब्स उस तक पहुंचाता है। The polite bus conductor, his civility, his conciliatory address and good humor infected his passenger। जिस तरह से वो polite bus conductor का civility, good manner, conciliatory address मतलब प्रॉब्लम्स को सुलझाने का जो तरीका है, एटीट्यूड है, good humor मतलब एक कॉमेडी, एक थोड़ा सा फन तरीके से जॉली पर्सन लोगों को इन्फेक्ट करता था, उसके पैसेंजर्स को इन्फेक्ट करता था। अच्छा लगता था उसके पैसेंजर्स को उसके बस में ट्रैवल करने के लिए कि मूड फ्रेश हो जाता है। इन लाइटनिंग द अदर स्पिरिट ही लाइटेंड हिज ओन टास्क। दूसरे को हंसाने और खुश रखने के स्पिरिट में वो अपने आप को भी क्या करता था, खुश रखता था। उसे पता है कि उसे रोज़ यही काम करना है, तो रोज़ यही काम जब चिड़ के क्यों करना, खुशी खुशी करेंगे। तो वो दूसरों को खुश करते करते वो खुद ही खुश रहता था। हिज गेटी वॉज नॉट वेस्टफुल लग्जरी बट अ साउंड इन्वेस्टमेंट। उसका जो जॉलीनेस था, उसका जो चीयरफुल एटीट्यूड था, वो एक वेस्टफुल लग्जरी नहीं था, मतलब वो एक टाइम पास नहीं था, बट एक इन्वेस्टमेंट था,
बहुत ही साउंड इन्वेस्टमेंट हम बोल सकते हैं कि जिस तरह से वो लोगों को खुशियाँ बांटता था, लोगों का मिजाज जो है वो चीयरफुल बनाता था, जॉयफुल बनाता था, तो वो एक इन्वेस्टमेंट था कि लोग उससे प्रभावित होकर अपने लाइफ में क्या करते थे, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ भी पॉजिटिव एटीट्यूड फैलाते थे। वो एक चेन बना रहा था, बेसिकली एक चेन ही है जो वो क्रिएट कर रहा था कि वो खुश था, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ पोलाइटली और कर्टियसली बिहेव करता, लोग उसके साथ पॉजिटिवली बिहेव करते, लोगों का मूड पॉजिटिव होता, वो जब किसी और से वो लोग मिलते तो अपने अपने लोगों के साथ वो लोग भी पॉजिटिवली बिहेव करते और इस तरह से एक बोलते हैं ना, एक चेन बन रहा था। तो इसलिए उसका जो ये जॉलीनेस था वो यू कैन से वेस्टफुल लग्जरी नहीं था, बस टाइम पास नहीं था, बट एक इन्वेस्टमेंट था। ओके, आगे देखते हैं। द राइटर फर्दर सेज दैट he has now changed his bus route, but he misses the polite bus conductor who carried his sunshine onto another road. It cannot be too widely diffused in rather a drab world. राइटर कहते हैं कि अब तो मैंने अपना रास्ता चेंज कर लिया, बट मैं अपने पोलाइट बस कंडक्टर फ्रेंड को मिस करता हूँ, बट आई एम श्योर वो अपनी सनशाइन लेके किसी और रास्ते पे किसी और लोगों को भी क्या कर रहा होगा, अपने पॉजिटिव वाइब से अट्रैक्ट कर रहा होगा। और सही बात है, राइटर कहते हैं इट कैनॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड, मतलब उसकी जो सनशाइन है उसे कम, उसे डिम, उसे सॉफ्ट नहीं किया जा सकता। इतने ड्रैब वर्ल्ड में भी, ड्रैब मतलब डल और बोरिंग वर्ल्ड में उसकी सनशाइन इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसका हैप्पीनेस, उसका चीयरफुल एटीट्यूड इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे इतने ड्रैब वर्ल्ड, ड्रैब मतलब डल बोरिंग वर्ल्ड में भी ख़त्म या कम नहीं किया जा सकता। ही सेज ही विल मेक नो अपॉलॉजीज फॉर राइटिंग पेनेग्रिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर। पेनेग्रिक क्या होता है? जैसे कि एक शॉर्ट टेक्स्ट होता है किसी की तारीफ़ के लिए, वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल अफसोस नहीं करता कि मैंने एक अननोन बस कंडक्टर, जिसका तो नाम भी मैं नहीं जानता, उसके बारे में मैंने एक टेक्स्ट लिखा है। मैं बिल्कुल अफसोस नहीं करता कि अपने टेक्स्ट में मैं एक अननोन बस कंडक्टर का उल्लंघन या उल्लेख कर रहा हूँ या मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज क्योंकि वो प्रभावित होते हैं एक इंग्लिश पोएट वर्ड्सवर्थ से। वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश पोएट है, मशहूर इंग्लिश पोएट है। वो कहते हैं क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने लेसन ऑफ विजडम, मतलब ज्ञान की जो बातें हैं, जब वर्ड्सवर्थ जैसा व्याख्यात इंग्लिश पोएट, मशहूर इंग्लिश पोएट, अगर एक लीच गैदरर, पुअर लीच गैदरर क्या होता है बच्चों? जुगनू जो कलेक्ट करते हैं ना, लीच नॉट जुगनू, बट वो एक ऐसी कीड़े होते हैं जो काले कलर के होते हैं और वो फॉरेस्ट वगैरह में मिलते हैं, जो ब्लड वगैरह सक करते हैं, ठीक है। तो एक लीच गैदरर जो वो लीच बुनता है, या हम बोल सकते हैं चुन चुन के अपने एक डब्बों में जमा कर रहा है, ठीक है। जब वर्ड्सवर्थ जैसा इंसान एक लीच गैदरर से कुछ ज्ञान की बातें सीख सकता है, तो मैं क्यों नहीं एक अच्छे इंसान के बारे में अपने टेक्स्ट में क्या करूं, लिखूं। देखो वो वर्ड्स क्या यूज़ करते हैं, बिकॉज इफ वर्ड्सवर्थ कैन लर्न लेसन ऑफ विजडम फ्रॉम अ पुअर लीच गैदरर ऑन अ लोनली मोर, मतलब एक लोनली प्लेस पे, then there is no reason why people should not take lessons from the other person who shows how to be modest, dignified by good temper and kindly feeling. वो वर्ड्सवर्थ का एग्जाम्पल दे रहे कि अगर वर्ड्सवर्थ जैसा मशहूर पोएट अगर विजडम का लेसन एक लीच गैदरर, एक जोग, लीच का मतलब होता है जोग, वो एक ऐसा कीड़ा होता है जो हमारे ब्लड को सक कर लेता है, वो गैदर करने वाला इंसान, उस कीड़े को गैदर करने वाले इंसान से अगर कुछ ज्ञान की बातें सीख सकता है, तो क्यों नहीं हम एक ऐसे पर्सन के बारे में लिखे जो मॉडेस्ट है, डिग्निफाइड है, अच्छे टेम्पर का है और अच्छी बातें और अच्छी फीलिंग दे रहा है। तो भले वो एक बस कंडक्टर क्यों ना हो, मैं उससे अगर कुछ सीख रहा हूँ तो मैं उसके बारे में ज़रूर लिखूँगा। राइटर आगे कहता है, वॉर हैड अ चिलिंग इफेक्ट अपॉन आवर लिटिल एवरीडे सिविलिटीज़ ऑफ बिहेवियर दैट स्वीटन द जनरल एयर। वॉर जो है वो हम सब पे एक ऐसा प्रभाव क्रिएट करती है कि हम सब जो है जो हमारी सिविलिटीज़ है, जो हमारे पोलाइट एटीट्यूड है, वो सबको हम क्या कर चुके हैं, भूल चुके हैं। मतलब वॉर, फाइट्स और राइट्स, दंगे फसाद ऐसे होते हैं कि इंसान को इंसानियत पे से भरोसा ही उठ जाता है। लोग एक दूसरे के लिए कड़वाहट पैदा कर लेते हैं और जो कॉमन कर्टसी है वो हम भूल जाते हैं। भाईचारा जो है या गुड एटीट्यूड है, गुड बिहेवियर है, वो हम भूल जाते हैं। बट वी हैव टू गेट आवर सिविलिटीज़ बैक टू मेक द लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़ाई झगड़े दंगे फसाद से हम अपनी लाइफ को ऐसी बना लें कि हम जो कॉमन कर्टसी की चीज़ें हैं उसे भूल जाएं। हमें अपनी लाइफ को क्या करना है, वापस से ट्रैक पे लाना है। लॉ कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू ब्रिंग सिविलिटीज़, इट कैन ओनली प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट मटीरियल अटैक।
लॉ जो है वो आपको सिविलिटीज़ यानी गुड मैनर्स के लिए कंपेल नहीं कर सकता, बट ये आपको सिर्फ मटेरियल अटैक्स, मतलब अगर आप पे अगर कोई हमला हुआ है, चोरी हुई है, तो ये सब चीज़ों से बचा सकता है, बट बदतमीज़ी या फिर बेरुखी से लॉ आपकी हिफाजत नहीं करता, वो हमें खुद बदलाव लाना है। A policeman is a necessary symbol and a law is a necessary institution for society. However, humans are lower than angels. राइटर कहते हैं ह्यूमंस जो है, इंसान जो है, वो औधे में फरिश्तों से कम है। क्यों? क्योंकि फरिश्ते जो है वो बहुत ही एंजलिक होते हैं, डिवाइन होते हैं, पोलाइट होते हैं। इंसान जो है वो फरिश्तों से क्या है, बहुत नीचे है, बहुत नीचे। The liftman ways of meeting his moral affront by physical violence will never help to restore the civilities. वो ये कहते हैं लिफ्टमैन का जो तरीका था अपनी बेइज्जती का बदला लेने का, कि एक इंसान को धक्के मार के लिफ्ट से निकाल दिया, इस तरह से आप कभी सिविलिटीज़ अपनी सरलता नहीं पा पाओगे। मतलब if you behave in such a manner, if you behave in such a rude and impolite manner, you will never be able to conquer, you will never be able to win. इसमें तो आपकी जीत के भी आपकी हार ही हो गई है। मतलब ठीक है, आपको गुस्सा है, आपने बदला ले लिया, लेकिन हुआ क्या, आप ही का नुकसान हुआ। राइटर अब यहाँ पर आपको सजेस्ट करता है एक क्लेवर तरीका ढूंढो जिससे कि आप अपना बदला भी ले लो और सामने वाले को हर्ट भी ना हो। अब यहाँ पर राइटर जो है वो एक एग्जाम्पल देके ये स्टोरी को, ये लेसन को ख़त्म करते हैं, जहाँ राइटर सजेस्ट करते हैं लिफ्टमैन को दैट ही वुड हैव हैड मोर सटल एंड इफेक्टिव रिवेंज इफ़ ही हैड ट्रीटेड द अदर जेंटलमैन विद पोलाइटनेस। वो कहते हैं कि लिफ्टमैन को एक सजेशन देता हूँ कि तुम्हारा बदला ले सकते थे, लेकिन एक सटल तरीके से, एक क्लेवर तरीके से, जहाँ तुम्हारा काम भी हो जाता और सामने वाले जो जेंटलमैन थे उनका नुकसान यानी उनको बुरा भी नहीं लगता। He would have won victory not over the boor but over himself and this victory counts. राइटर कहते हैं कि इस तरह से क्लेवर तरीके से अगर उन्होंने ये चीज़ किया होता तो जीतते वो उस इंसान से नहीं बल्कि खुद से भी जीत जाते और ये विक्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री होती। इवन इफ़ अ पोलाइट मैन लूजेज द मटीरियल एडवांटेज ही ऑलवेज हैज़ अ स्पिरिचुअल विक्ट्री। एक पोलाइट इंसान भले वक्ती तौर पे ऐसा लगेगा कि हम ये चीज़, ये बहस, ये आर्ग्यूमेंट हार गए हैं, लेकिन स्पिरिचुअल विक्ट्री होती है। यहाँ पर राइटर ने एक एग्जांपल दिया है चेस्टरफील्ड का। चेस्टरफील्ड एक ब्रिटिश राइटर है। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं वो कि ये एग्जाम्पल से वो लिफ्टमैन को बता रहे हैं कि तुम इस तरीके से बदला ले सकते थे, तुम इस तरीके से बिहेव कर सकते थे जैसे चेस्टरफील्ड ने करा। अभी चेस्टरफील्ड का एग्जाम्पल क्या है कि लंदन में बच्चों पहले ज़माने में ना सड़कें जो थी वो कच्ची पक्की होती थी। अब कच्ची पक्की होने की वजह से कभी वहाँ गंदगी भी होती थी, तो लोग अक्सर क्या करते थे, सड़क पे से नहीं चलते थे, सड़क से थोड़ा सा लग के जो दीवार होती थी, जो वॉल होती थी, उस पे चलने का रास्ता होता था, उस पे से चल के जाते ताकि उनके पैर जो है वो गंदे ना हो। ठीक है। अब वो वॉल इतनी पतली होती थी कि एक टाइम पे एक ही इंसान उस वॉल पे से चल सकता है। अगर आमने सामने से अगर कोई दो इंसान आ गए तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा, या तो मुझे नीचे उतरना पड़ेगा या तो सामने वाले को नीचे उतरना पड़ेगा ताकि हम अपना रास्ता सफ़र पूरा करें। तो अब एक क्या हुआ, एक बार चेस्टरफील्ड जो इंग्लिश यानी ब्रिटिश राइटर थे वो उस दीवार पे चल रहे थे और सामने से एक आदमी आया। ठीक है, तो यानी आमना सामना हो गया, चेस्टरफील्ड ये साइड थे और वो आदमी सामने से आया। अब चेस्टरफील्ड को देख के वो आदमी ने क्या कहा कि आई नेवर गिव द वॉल टू अ स्काउंड्रल। मतलब कि मैं जो दीवार है या जो जगह है, मैं किसी कमीने को जगह नहीं देता चलने की। यानी उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करके उसको ह्यूमिलिएट किया, चेस्टरफील्ड को ह्यूमिलिएट किया उस आदमी ने, और क्या कहा कि मैं स्काउंड्रल को, मतलब कमीनों को, मैं चलने के लिए दीवार या चलने के लिए रास्ता नहीं देता। मतलब बेइज्जती कर दिया ना, चेस्टरफील्ड को कमीना कह दिया उसने, और कह के ये भी कहता है कि मैं तुम जैसे कमीनों को रास्ता नहीं देता। चेस्टरफील्ड ने, देखो अभी कितनी बेइज्जती हो गई ना, किसी ने अगर आपको कमीना कह दिया तो कितना हम भड़क जाएंगे और मारा पीटी हो जाएगी। बट चेस्टरफील्ड ने कितने सटल तरीके से, कितने क्लेवर तरीके से उसको रिप्लाई किया। चेस्टरफील्ड ने क्या किया, अपना हैट निकाला, थोड़ा सा बाव किया, थोड़ा सा झुके उसके सामने और कहा कोई बात नहीं, मैं देता हूँ। मतलब उन्होंने क्या किया, अपनी हैट निकाल, सामने वाले ने कहा ना कि मैं कमीनों को रास्ता नहीं देता। चेस्टरफील्ड ने कहा कोई बात नहीं, मैं देता हूँ, और वो थोड़ा सा साइड हट गए और वो आदमी को जाने के लिए रास्ता दे दिया। अब वो आदमी सोचते सोचते चला गया कि बेइज्जती मैंने इसकी किया या इसने मेरी कर दिया। मैंने इसको कमीना कहा लेकिन इसने मुझे ही कह दिया, लेकिन बिना कोई अब्यूज़िव, बिना कोई इम्पोलाइट, बिना कोई हार्ड वर्ड यूज़ किए उसने उसकी बेइज्जती कर दी। तो ये तरीका हो सकता है हमारा
ऐसे बदतमीज़ों के साथ क्या करने का, रिवेंज लेने का, जैसे चेस्टरफील्ड ने किया। चेस्टरफील्ड ने क्या किया, उसको बाव करके कहा कोई बात नहीं, तुम कमीनों को रास्ता नहीं देते, कोई बात नहीं, मैं देता हूँ, तुम चले जाओ, यानी उससे मुझसे बड़ा कमीना तू है, यू नो। इस तरह से बेसिकली उसका बेइज्जत करके उसको जाने के लिए भी दे दिया, और वो इंसान सोचने पे भी मजबूर हो गया कि बेइज्जती किसने किसकी कर दिया, मैंने चेस्टरफील्ड की बेइज्जती किया या चेस्टरफील्ड ने मेरी बेइज्जती कर दिया। तो यू नो लिफ्टमैन को ये सजेशन था राइटर का कि तुम इस तरीके से अपना रिवेंज स्वीटली ले सकते हो, और इससे क्या होगा कि बिना किसी के ऊपर कीचड़ उछाले, मड थ्रो करके तुम सामने वाले को क्या कर सकते हो, उसका आईना दिखा के उसको एहसास दिला सकते हो कि जो उसने कहा वो गलत है, और उसको रिवेंज भी आपने स्वीटली ले लिया। तो ये चेस्टरफील्ड की ये स्टोरी से राइटर ने यहाँ पर आपका टेक्स्ट जो है वो ख़त्म किया है। आई होप आपको ये लेसन का क्रक्स मॉरल समझ में आया। दैट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट ओनली कि आज के सिचुएशन में दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर, कि इंसान जो है वो बहुत ही बुरिश हो गए हैं, बहुत ही एटीट्यूड और बहुत ही रूड हो गए हैं। ऐसे माहौल में यू नो हमें अपना जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा मोल्ड करना है स्टूडेंट्स। हमें ऐसा मिजाज क्रिएट करना है, ऐसी चेन सर्कुलेट करनी है जहाँ काइंडलीनेस, कर्टियस और पोलाइटनेस का एटीट्यूड हो। कोई भले हमारे साथ रूड बिहेव करे, हमें बहुत स्मार्टली, क्लेवरली उनके साथ क्या करना है, डील करना है। कहते हैं ना कि जो बेवकूफ़ इंसान है उनसे बहस नहीं करना, क्योंकि वो तो बेवकूफ़ है ना, हम तो नहीं हैं। तो इसलिए चेस्टरफील्ड जैसा क्लेवर तरीके से अगर कोई हमसे बदतमीज़ी कर रहा है तो हम वैसा डील करेंगे, रादर देन यू नो गेटिंग इनटू फाइट्स एंड राइट्स एंड ऑल ऑफ दैट। बी स्मार्ट, बी काइंड एंड लेट द वर्ल्ड यू नो बी अ हैप्पी प्लेस टू लिव, एंड लेट अदर्स ऑल्सो लिव हैप्पीली। यू नो हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ पर हम भी काइंड रहेंगे, हम दूसरों के साथ भी काइंडलीनेस का बिहेवियर करेंगे, सो दैट दिस वर्ल्ड इज़ अ बेटर एंड अ वेरी ब्यूटिफुल वर्ल्ड टू लिव इन. So I hope that you have understood this entire lesson with entire meaning and entire lines explanation very clearly. Okay, all I would want to say is that I hope all the best to you for this chapter. ये chapter को आप अच्छे से पढ़ो, and the message from my side would be #be kind. When in the world you can be anything, let's be kind. इस दुनिया में जब आप कुछ भी बन सकते हो, सबसे पहले हम क्या बनेंगे, काइंड बनेंगे, पोलाइट बनेंगे. सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू.